नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में अध्याय 5 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है न्यायपालिका। तो हम देखते हैं कि सरकार का 3 अंग होता है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम जस्टिस यानी न्याय देना होता है और न्यायपालिका न्याय तभी दे सकती है जब वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। तो न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करती है। तो इस चैप्टर से हम कुछ प्रश्न एवं उत्तर को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न 1 है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? ये पेज 56 में है प्रश्न। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे, इस तरह की न्यायिक व्यवस्था जहां किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसकी तबादला कर सकते हैं, तो वहां एक आम आदमी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा नहीं जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका जो है, न्यायाधीश है, न्यायपालिका यानी न्यायाधीश, वो निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि उस पर दूसरे का नियंत्रण है, नेतागण का नियंत्रण है, जिसके कारण उसका तबादला या स्थानांतरण किया जा रहा है। तो वह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती है यहाँ पर, क्योंकि इस स्थिति में न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकते हैं और वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे, क्योंकि नेता का नियंत्रण न्यायाधीश पर है, इसलिए उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत नहीं सकता है, क्योंकि नेता का पूर्ण नियंत्रण न्यायाधीश पर है और न्यायाधीश जो है न्यायपालिका, वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर काम नहीं कर रही है। प्रश्न 2 है, 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है लोकतंत्र के लिए? ये पेज 57 में है। तो लोकतंत्र में हम देखते हैं कि सभी को अधिकार प्राप्त है सरकार को चुनने के लिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है। तो पहला हम इसके उत्तर में देखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालत को भारी ताकत देती है, यानी कि न्यायपालिका को शक्ति देती है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है, ताकि वह कार्यपालिका और विधायिका के दुरुपयोग शक्तियों को रोक सके। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। नागरिकों के जीवन के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, जिसे मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। अगला प्रश्न है 3, उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद 2 वाक्य में लिखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। ये पेज 59 में है, 59। इसके उत्तर में हम देखेंगे, अपील व्यवस्था से मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत का फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में उस फैसले के विरुद्ध अपील कर सकता है। यानी निचली अदालत में देखिए, सबसे जो उच्च अदालत होता है वो सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद जिला न्यायालय आता है। तो अगर किसी का सुनवाई जिला न्यायालय में चल रहा है और वो उसके फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और उच्च न्यायालय के फैसले से भी वह संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, ये क्या कह रहा है, अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरें। विवाद की किस्म बताया गया है, किस किस्म का विवाद है और आपको एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पर है केंद्र और राज्य के बीच विवाद।
तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, केंद्र और राज्य के बीच विवाद पूछ रहा है। तो सरदार सरोवर बांध को लेकर केंद्र और राज्य गुजरात सरकार के बीच विवाद, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर। दो राज्यों के बीच विवाद, तो दो राज्य यहाँ पर देख लेते हैं, पंजाब और हरियाणा राज्य में पानी को लेकर जो विवाद है वो आ जाएगा। अब पूछ रहे हैं दो नागरिकों के बीच का विवाद का उदाहरण, तो पड़ोसी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना। तो यहाँ पर हम दो नागरिकों के बीच विवाद देख सकते हैं, क्योंकि जमीन के लिए, यहाँ पर भूमि के लिए लड़ाई हो रही है दो पड़ोसियों के बीच। अब अगला है ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करता है। इसका एग्जाम्पल क्या देखेंगे, अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति को भर्ती करने से इनकार करना, तो यहाँ पर संविधान का उल्लंघन है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार एवं कर्तव्य है कि वह किसी भी असहाय व्यक्ति, घायल व्यक्ति की सहायता और उसकी जीवन बचा सकता है। अगला प्रश्न है, फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरें। ये पेज 60 में है आपका। तो उल्लंघन का विवरण, और एक कॉलम में है कानून की शाखा कौन सी, ये है कानून, और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इस प्रक्रिया हम क्या अपनाएंगे इस कानून के लिए। तो यहाँ पर है पहला पॉइंट देख लेते हैं, कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को क्या करते हैं, हर रोज परेशान करते हैं। तो ये आपका किस कानून में आ जाएगा, किस शाखा में, तो फौजदारी कानून में। छेड़खानी मामला फौजदारी कानून में आ जाता है। तो इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, तो FIR दर्ज कराई जा सकती है। दूसरा देख लेंगे हम, पुलिस जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अब अगला देखेंगे हम विवरण, उल्लंघन का विवरण, एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। तो यहाँ पर कानून कौन सा कानून आ जाएगा, दीवानी मामले, दीवानी कानून। तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, तो प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है और दूसरा अदालत राहत की व्यवस्था करती है। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक क्या है, प्रमुख काम है, मुख्य काम है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। यहाँ पर बोला गया है कि न्यायपालिका का काम है क्या, कानून को बनाए रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना और उसकी रक्षा करना। तो इस स्थिति में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी वह निष्पक्ष होकर अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो यहाँ उसके उत्तर में हम देखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को शक्ति देती है, ताकत देती है। इसके आधार पर वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तभी वह कार्यपालिका और विधायिका के शक्ति दुरुपयोग को, वो अगर दुरुपयोग कर रहे हैं अपना शासन व्यवस्था जो उनको मिला है, तो ऐसी स्थिति में रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी को लगता है कि उसका व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय की मांग कर सकता है न्यायपालिका के द्वारा। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत, न्यायालय जा सकता है। ये 3 पॉइंट हो गया। अगला प्रश्न है, अध्याय 1 में मौलिक अधिकार की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। तो हम दोनों को यहाँ पर उत्तर में देखते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है और न्यायिक समीक्षा क्या है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार देखेंगे, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार आ गया।
और न्यायिक समीक्षा में क्या होता है, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो वह उस कानून को क्या कर सकता है, न्यायपालिका रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। क्योंकि जब भी कोई कानून पारित होता है तो न्यायपालिका उसका जांच करती है, और अगर उसको लगता है कि यह कानून जो ये पारित किया गया है वो सही नहीं है तो उसे रद्द कर सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संवैधानिक उपचार के अंतर्गत न्यायालय कानून को रद्द कर सकता है। अगला प्रश्न है, नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उसे न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थी द्वारा दिए गए जवाब के साथ मिलाकर देखिए। अन्य स्टूडेंट के साथ यहाँ पर बोला गया है जवाब को मिलाकर देखें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे निचली अदालत और फिर बीच वाला आ जाए, उसके ऊपर आ जाता है आपका उच्च न्यायालय, और सबसे नीचे निचली अदालत हो गया, फिर उसके ऊपर उच्च न्यायालय, फिर सबसे सर्वोच्च हमारा होता है सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे, हम यहाँ पर देख चुके हैं कि अगर निचली अदालत की सुनवाई से आरोपी संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। तो यहाँ पर निचली अदालत देखेंगे, लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष को दोषी करार दिया और तीनों को क्या हो गया, यहाँ पर मौत की सजा सुनाई गई। फिर ये लोग जाते हैं उच्च न्यायालय में, ये सुनवाई से यहाँ पर संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में जाते हैं आरोपी। तो सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, उच्च न्यायालय का कहना था कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी क्योंकि तीनों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं थे। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया गया। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का कहना है, मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। सुभाष चंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थी इसलिए उसे दोष मुक्त कर दिया। अगला प्रश्न है, सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उन पर सही का निशान लगाएं और जो गलत है उनको ठीक कीजिए। तो पहला है यहाँ पर क नंबर, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गया क्योंकि वह निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं था। हाँ बिल्कुल, इसलिए वह उच्च न्यायालय में गया। सही आंसर हो जाएगा सही। ख नंबर है, वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है अंतिम होता है, वो सबसे ऊपर का न्यायालय है। तो यहाँ पर हो जाएगा गलत, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकता है। नहीं, गलत, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि मामला नीचे से ही जाता है, निचली अदालत से ही उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकता है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे ऊपरी अदालत है, इसके फैसले के खिलाफ निचली अदालत में नहीं जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज में एक महत्वपूर्ण कदम थी? तो इसके उत्तर में हम देखेंगे, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया है। दूसरा, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तीसरा, यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।
चौथा, अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, ओल्गा टेरिस बनाम मुंबई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। ये आपके पुस्तक में मिल जाएगा, आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे, आजीविका का अधिकार जीवन का अधिकार का हिस्सा है। तो पहला, कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती है। दूसरा, जीवन के अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है। कोई भी व्यक्ति आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इस मुकदमे में याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों में रहते हैं और उन्हें वहां से हटाने की मांग की जा रही है। चौथा, अगर उन्हें झुग्गियों या पटरी से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा और वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार वे जीवन के अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। प्रश्न 7 है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। इस विषय पर एक कहानी बनाने को यहाँ पर बोला गया है। तो ये हसीमपुरा हत्याकांड से संबंधित कहानी है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। हसीमपुरा में पीएसी की हिरासत में 22 मई 1987 को 43 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। उनके परिवार पिछले 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस हत्याकांड में मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, इसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दी, क्योंकि देरी हो रहा था यहाँ पर। यह मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसमें पीएसी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोपों में मुकदमा चला जा रहा है। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के ही बयान दर्ज किए जा सके थे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाने को यहाँ पर बोला गया है। ये पेज 65 में है, नीचे साइड। बरी करना वाक्य बनाने के लिए बोला गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सुधा गोयल केस में सुभाष चंद्र को सबूतों के अभाव में क्या कर दिया, बरी कर दिया, छुटकारा दे दिया। अपील करना, आरोपियों ने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। मुआवजा, न्यायालय पीड़ित पक्ष के लिए मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। बेदखली, रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वाले को अदालत ने वहां से बेदखल कर दिया। उल्लंघन, यदि किसी नागरिक को लगता है कि किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। ये पोस्टर है, बुक में आपको साफ दिखेगा। यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। भूख से मौत, इसका जिम्मेदार कौन है और उच्चतम न्यायालय का फैसला क्या है, ये सब बताया गया है। और सरकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्व की सूची बनाइए कि सरकार का दायित्व क्या है भोजन के अधिकार के मामले में। इस पोस्टर में कहा गया कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा। इस वक्तव्य को पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिलाकर देखने को यहाँ पर बोला गया है। तो उत्तर में हम देखते हैं कि सरकार का दायित्व क्या है भोजन के मामले में। तो पहला पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध कराना। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यक्ति को भूखा सोना ना पड़े। भूख की मार सबसे ज्यादा झेलने वाले जैसे कि बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा आदि पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इन लोगों पर सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुपोषण एवं भूख से किसी की मृत्यु ना हो। दूसरा पॉइंट देखेंगे, राजस्थान और उड़ीसा में सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया, भोजन की कमी हो गई क्योंकि वहां पर सूखा पड़ गया था।
जबकि सरकार के गोदाम जो था वो अनाज से भरा पड़ा हुआ था। इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिटीज नामक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन के अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि सरकारी गोदाम अनाज से भरा पड़ा था। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराए। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।